Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So we are going to start our practice for the labor UPSC EPFO examination labor law. So एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और सारा का सारा अपडेट मटेरियल आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द स्टडी मटेरियल related to UPSC examination, EPFO and civil service examination. So this is practice sheet number 1. Okay, now first question is industrial relation is social relation in production defined by तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है प्रोडक्शन का, वो किसने डिफाइन किया है इस तरीके से. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर स्टडीज़, HA क्लैग, क्रिकेल्डी और नन ऑफ द अबव. सो सिंपल इसका आंसर है हमारा ए द आंसर. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर स्टडीज़ डिफाइंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ सोशल रिलेशन इन प्रोडक्शन. सिंपल हो गया. सेकेंड क्वेश्चन इज कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ व्हाट. कोऑपरेशन भी है और कन्फ्लिक्ट भी है. कहाँ पर? इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, ट्रेड यूनियन में. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन भी है, कन्फ्लिक्ट भी होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज द रिलेशन बिटवीन. इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके बीच में रिलेशन हम कहते हैं? तो एम्प्लॉय के बीच में कहते हैं, एम्प्लॉयर के बीच में, ट्रेड यूनियन के बीच में, या फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन एंड द गवर्नमेंट. सो आंसर इज डी. एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के बीच में ही इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टेब्लिश होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या नहीं है? सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंक्रीज मोरल एंड द मिनिमाइज द वेस्टेज. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना बिल्कुल है. इंक्रीज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करना है, बढ़ाना नहीं है. मोरल को इंक्रीज करना है, वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, बिल्कुल है. सो आंसर शुड बी बी. क्वेश्चन नंबर 5, द इंडस्ट्रियल पीस. इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलंटरी एंड कंपल्सरी व्हाट. सो पहला ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन समझ में आ गया. इंडस्ट्रियल पीस है, किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं हम? वॉलंटरी और कंपल्सरी, कौन सा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट रहेगा यहाँ पे? पहला है कंप्रोमाइज आर्बिट्रेशन के थ्रू, एडजुडिकेशन आर्बिट्रेशन के थ्रू. आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले ये समझ लो. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके वो सुलह कराए, ठीक है. और एडजुडिकेशन होता है कोई इंसान, कोई जज है तो उसने अपना डिसीजन सुनाना है दोनों पार्टी को सुनने के बाद. देन वर्क कमेटी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन के थ्रू. क्या हो सकता है इसमें? तो आंसर इसका डी है. जैसा कि आप देख रहे हो, इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलंटरी एंड कंपल्सरी. कंपल्सरी एजुकेशन यानी जो जज ने फैसला कर दिया वही मानना पड़ेगा, और वॉलंटरी होता है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन यानी दोनों आपस में बैठ के बात कर लो और एडजस्टमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. सिंपल हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्रस्टीशिप थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हाट. ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या होती है? ट्रस्टीशिप थ्योरी होती है कि एम्प्लॉयर एक ट्रस्टी है और जो भी रिसोर्सेज उसके पास में है एज अ ट्रस्ट उसको मैनेज करना है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है. दैट इज अ ट्रस्टीशिप थ्योरी. सो वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो इसका आंसर सिंपल ए है कि लेबर वेलफेयर से रिलेटेड है ट्रस्टीशिप थ्योरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर. तो लेबर वेलफेयर का टाइप कौन कौन सा होता है? तो लेबर वेलफेयर यानी लेबर की हमें भलाई करनी है, जो भी काम करने वाले हैं उनका इंटरेस्ट हमें देखना है, दैट इज़ लेबर वेलफेयर. इंट्रा म्यूरल, इसको हटा दो. इंट्राम्यूरल हो गया, एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब है जब फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के 4 दीवारों के अंदर होगा उसे इंट्राम्यूरल कहेंगे, और एक्स्ट्रा म्यूरल यानी जो बाहर होगा वेलफेयर उसे. तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी आर द टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर. क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट was implemented in the year 1947, okay, which act took care of industrial disputes. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो हमारे पास में है, उसके पहले कौन सा एक्ट डिस्प्यूट से रिलेटेड था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. तो आंसर है इसका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1934. तो रॉयल कमीशन, किसी कमीशन का काम नहीं होता है डील करना, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन ने, यहाँ पे एक्ट पूछा है तो बी तो नहीं होगा. लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट 1947. अब 1947 के पहले ही
9047 कैसे आ जाएगा, समझ में आ रहा? तो उसके पहले कोई ना कोई एक्ट तो होगा वहाँ पे। नन ऑफ दी अबव, आंसर इज ए। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 टुक केयर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स आउट द डिफेक्ट। इसमें से कौन सा डिफेक्ट बता रहा है, किसके रिलेटेड? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का डिफेक्ट कौन सा क्लियरली स्टेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इट रिस्ट्रेन्ड द इम्पोज्ड ऑन द राइट टू स्ट्राइक। सेकेंड इज टू रेंडर प्रोसीडिंग अनस्टैट्यूटेबल अंडर द एक्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सॉल्यूशन टू इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ऑन ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द डिफेक्ट? करेक्टली स्टेट आउट द डिफेक्ट इन द डिस्प्यूट एक्ट 1929। जो भी डिफेक्ट था क्या बताता है? सबसे पहला आप समझिए, रिस्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक पे जो भी इम्पोजिशन थे वो रिस्ट्रेन करता है, मना करता था। या फिर टू रेंडर द प्रोसीडिंग अनस्टैट्यूटेबल मीन्स होता है इलीगल, कह सकते हो आप। स्टैट्यूट मीन्स होता है जो हमारे लॉ है उसके अकॉर्डिंग हो स्टैट्यूट, और अनस्टैट्यूटेबल मतलब लॉ के अगेंस्ट, अंडर द एक्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो आंसर इसका यही है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, सेटलमेंट को ही अनस्टैट्यूटेबल प्रोसीडिंग मानता था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 इसलिए आया था 47 का एक्ट हमारा। क्लियर हो गया आंसर भी उसका। चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का कौन सा आंसर सही होगा। फर्स्ट इज टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक। करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? इलीगल स्ट्राइक को रोकना। देन प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के बीच में गुड रिलेशन को प्रिजर्व करना, उन्हें सिक्योर करना, ये ऑब्जेक्टिव था। या फिर टू प्रोवाइड रिलीव टू वर्कमैन इन मैटर्स ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, रॉन्गफुल डिसमिसल्स। मतलब ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, जब ले ऑफ कर दे, और रिट्रेंचमेंट सिंपल हटाना। तो ले ऑफ होता है जब इंडस्ट्री या फिर एम्प्लॉयर के पास में कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं, अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो ले ऑफ बोलेंगे उसे, ठीक है, निकाल दिया। रिट्रेंचमेंट यानी छटनी करना, प्रेशर क्रिएट करके बस इसको हटा दो, इसको निकाल दो, इसको रख लो, दैट इज़ रिट्रेंचमेंट। सो आंसर इज ऑल दी एबव। इन सभी केसेस में आपका आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्टिव है इलीगल स्ट्राइक को रोकना भी है, गुड रिलेशन मेंटेन कराना है, और जो भी मैटर और डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ले ऑफ की वजह से, रिट्रेंचमेंट की वजह से, इनको सॉल्व करना है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, पावर हैज़ बीन गिवन टू ब्लैंक टू रिक्वायर वर्क कमेटी टू बी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कमैन और मोर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही आंसर है। तो वर्क कमेटी की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? पहले तो जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन में से आंसर मिल गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किसके पास पावर है वो वर्क कमेटी बनाएगा, किसके पास पावर है वो वर्क कमेटी बनाएगा। सो फर्स्ट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास इतनी पावर नहीं रहती है। हाई कोर्ट का सेपरेशन ऑफ पावर वायलेशन हो जाएगा, जुडिशरी कभी भी एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता था लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो कौन करेगा फिर। सो इसलिए आंसर लिखा है इसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये गलत है, यहाँ पे आंसर आना था ए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा कि जहाँ पे स्टेट को ज़रूरत है वहाँ स्टेट लिस्ट में स्टेट काम करेगा, और जहाँ सेंटर को काम करना चाहिए वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, 1947 में डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म दिया गया है। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है? मशीनरी नहीं है, वर्ड पे जाना है, मशीनरी नहीं है। प्रोसेस अलग होता है। मशीनरी यानी एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, उस इंस्टीट्यूशन को मशीनरी हम कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लेबर कोर्ट। कौन सा नहीं है? कॉन्सिलिएशन ऑफिसर मशीनरी है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन मशीनरी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है जो थ्रू होगी बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन के सामने, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के सामने होगा, लेबर कोर्ट के सामने हो सकता है, बट कलेक्टिव बार्गेनिंग अपने आप में कोई मशीनरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका
सी। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच शेड्यूल। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसको अच्छे से पढ़ें। सो अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैव बीन लिस्टेड आउट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को किस शेड्यूल में रखा गया है? सिंपल है, तो फर्स्ट शेड्यूल ही इसका आंसर है। सेकंड शेड्यूल में लेबर कोड के बारे में है, थर्ड शेड्यूल में ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, और फोर्थ शेड्यूल में नोटिस के बारे में है, और फिफ्थ शेड्यूल एक और है, फिफ्थ शेड्यूल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में है, ऐसा कुछ है। इनको याद रख लो। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में आपका यूटिलिटी सर्विस है, यूटिलिटी सर्विस, सेकंड में लेबर कोर्ट है, थर्ड में आपका ट्रिब्यूनल है, फोर्थ में नोटिस है, एंड फिफ्थ में आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और इसी से रिलेटेड फिफ्थ में मुझे कंफर्म अभी नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एज गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 नॉट करेक्ट और नॉट राइट? तो डेफिनेशन कौन सी सही नहीं है, कौन सी पॉइंट डेफिनेशन के रिगार्डिंग सही नहीं है? फर्स्ट कह रहा है इट मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग। बी, इट इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी कहता है दिस डेफिनेशन हैज़ बीन रिवाइज्ड इन 1982 इन अ लीडिंग केस ऑफ 1978। हमें रॉन्ग पहचानना है। सो दिस रिवाइज्ड डेफिनेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन। तो इसका आंसर यही होगा, आंसर है डी, जो सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं कि रिवाइज डेफिनेशन जो भी आया था इंडस्ट्रियल का उसको आफ्टर नोटिफिकेशन से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। बाकी ये डेफिनेशन की मीनिंग याद रख लीजिए, एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, और डेफिनेशन हैज़ बीन रिवाइज्ड इन 1982 आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन नंबर सी से गलत होता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी से डी गलत होता है, तो आंसर इसका हो गया डी, जो हमें रॉन्ग पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो इज़ द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? जो पहले आया था उसको लास्ट में भेजना, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। तो अगर आपको अपनी कंपनी में से किसी को छटनी करनी है, ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा आपकी कंपनी में, ज़्यादा काम भी नहीं है, अब निकालें किसको? तो जो सबसे पहले आया ना उसको नहीं निकालेंगे, जो सबसे लास्ट में आया उसको निकाला जाता है। दैट इज़ फर्स्ट कम लास्ट को, लास्ट कम फर्स्ट को। सो दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ में नहीं होगा, ले ऑफ मीन्स होता है अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इसलिए अपना खुद रिज़ाइन दे के चले जाओ, या फिर छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट जानबूझ के होता है छटनी करना। डिसमिसल यानी निकाल देना बिना पूछे, और क्लोजर यानी बंद कर देना इंडस्ट्री को। आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16, अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज, 1947 का जो एक्ट है उसमें अवार्ड क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता? सो नॉट अ इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड, नॉट आर्बिट्रेशनल अवार्ड सेक्शन 10A, नॉट फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें से कौन सा अवार्ड हो सकता कौन सा नहीं हो सकता? तो यहाँ पे इंटरिम नहीं हो सकता क्या? गलत है, हो सकता है। आर्बिट्रेशनल नहीं हो सकता क्या? हो सकता, गलत है। फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सो आंसर वुड बी ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स। सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि इंटरिम डिटर्मिनेशन भी होता है, फाइनल डिटर्मिनेशन होता है, और आर्बिट्रेशनल अवार्ड भी मिलता है। क्लियर हो गया सेक्शन 10A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। सो क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी, ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी इज गिवन इन, ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी किस में प्रोवाइडेड है? ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी इज प्रोवाइडेड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्लियर हो गया? फैक्ट्री एक्ट में नहीं होगा। फैक्ट्री एक्ट में ग्रीवांस से क्या लेना देना है? उसमें एक मैकेनिज्म थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फैक्ट्री एक्ट में क्या होगा? डिफाइन होगी क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें नहीं है, फैक्ट्री का मीनिंग क्या है, इस तरीके से। डिस्प्यूट जो वर्ड है अलग से दिखा रहा है कि डिस्प्यूट से रिलेटेड सॉल्यूशंस और सारे के सारे मैकेनिज्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में प्रोवाइडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 18, so question number 18 says that which of the following is an illegal industrial action as per the law? Okay, which of the following
इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर द लॉ? म्यूचुअल एश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉकआउट और घेराव। म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें इलीगल क्या हो सकता है? इंश्योरेंस दे सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों इलीगल हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लॉकआउट का मतलब क्या होता है? बंद कर देना कुछ टाइम के लिए। अगर मालिक कुछ टाइम के लिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए कंपनी को बंद कर दे और पैसा देगा नहीं, किसी ने अगर हड़ताल पे चले गए लोग। घेराव क्या होता है? घेराव यानी नौकरी करने वाले लोग या फिर वर्कर्स जो हैं किसी भी इंडस्ट्री को घेर लें, ठीक है, तो वो घेराव कहलाता है। डेट इज़ इलीगल एज पर द लॉ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन इज डीम्ड टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसी भी इंडिविजुअल का डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाएगा कब? इफ द डिस्प्यूट डिफरेंसेस इज कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग वेयर नो अदर वर्कमैन नॉर एनी यूनियन ऑफ द वर्कमैन इज पार्टी टू द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट नहीं होगा किस केस में? तो यहाँ पर देखो, ग्रीवेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कमैन, डिस्चार्ज of the individual workman, dismissal of the individual workman, discharge, dismissal, retrenchment, otherwise termination of the service of the individual workman। क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर किसी इंडिविजुअल के साथ में ग्रीवांस है, कोई परेशानी है किसी इंडिविजुअल को, जिसमें कोई भी ट्रेड यूनियन उसका पार्टी नहीं है, मतलब ट्रेड यूनियन जानबूझ के ये केस नहीं लाया, ट्रेड यूनियन दूर है, ये इंडिविजुअल ही लाया है और इंडिविजुअल को ग्रीवांस हो सकता है, डिसमिसल हो सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है या फिर रीट्रेंचमेंट किया है, तो इस शिकायत की वजह से, इन सारी शिकायतों की वजह से उसका केस क्या माना जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। तो आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मैच द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, पहले पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिफरेंट शेड्यूल हैं। उस शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में क्या गिवन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा था यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में है। तो इंडस्ट्रीज विच में बी डिक्लेयर्ड एज अ यूटिलिटी सर्विस, तो इसका आंसर होना चाहिए ए का थर्ड। तो ए का आंसर थर्ड यहाँ पर और यहाँ पर है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। एलिमिनेशन इस तरीके से करना है। देन सेकंड और थर्ड, यहाँ पे थर्ड आना चाहिए। सेकंड और थर्ड में हमने देखा था लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बारे में है, ट्रिब्यूनल के बारे में है। तो बी का टू यहाँ पर है, तो आंसर हो गया हमारा सी। फोर्थ शेड्यूल में हमारा क्या था? नोटिस के रिगार्डिंग। सो कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन। कंडीशन ऑफ सर्विस जिसके लिए नोटिस दिया गया है वो फोर्थ शेड्यूल में आया है। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, यही मैंने बोला था। ये 5 शेड्यूल आपको याद करने हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदिन ऑफ गिवन नोटिस। मतलब अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाली इंडस्ट्री में काम करते हो और स्ट्राइक पे जाना चाहते हो तो आपको कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? सो डेट इज़ दी 6 वीक टाइम पीरियड। नॉर्मली क्या होता है? 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। और अगर 6 वीक में आप अगर पब्लिक यूटिलिटी में जाते हो, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज को, इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया था। फॉर एग्जांपल आप मास्क बनाने वाली इंडस्ट्री थे तो आप छोड़ के नहीं जा सकते थे काम को। समझ में आ गया? आपको मास्क बनाना ही बनाना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं तो आपको 6 वीक का पहले नोटिस देना पड़ेगा नॉर्मल कंडीशंस में। देन कम क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, मतलब एग्रीमेंट में कोई भी चीज़ हमें लिखित नहीं है, बताया नहीं गया है। एंड आर्बिट्रेशंस रेफरेंस इज टू अपॉइंट, मतलब एग्रीमेंट में नहीं था लेकिन फिर भी आर्बिट्रेशन होगा, तो किसको अपॉइंट किया जाएगा? सोल आर्बिट्रेटर को, मतलब सिंगल, 2 और मोर आर्बिट्रेटर्स को, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, बोथ या दोनों हो सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पे सिंपल सिंगल है। सोल आर्बिट्रेटर, एक सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा अगर उसमें नहीं है एग्रीमेंट में। क्वेश्चन नंबर 23, अ सिचुएशन वेयर मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर मैनेजर अनेबल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। भैया हमारे पास काम नहीं है, हम काम कहाँ से दे दें, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे दें? दैट इज़ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, हम आपको काम पे नहीं रख सकते। दैट सिचुएशन इज नोन एज लॉकआउट, ले ऑफ, टर्मिनेशन, एट्रीशन। दैट इज ले ऑफ। सबसे बता दिया, फिर से सुनो। लॉकआउट का मीनिंग होता है तालाबंदी। कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को बंद करके मालिक चला गया है कुछ टाइम के लिए। ले ऑफ होता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया, हमारे पास है ही नहीं, काम नहीं है। टर्मिनेशन मतलब होता है निकाल देना, जाओ भैया घर पे। एट्रीशन मतलब होता है प्रेशर क्रिएट करना रेजिग्नेशन के लिए, कि भैया रेजिग्नेशन दे दो,
और चले जाओ छोड़कर, दैट इज एट्रिशन। आंसर हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड यूनियन राइवलरीज इन इंडिया। ट्रेड यूनियन राइवलरीज इंडिया में होती हैं तो किस कंडीशन में होती है? डिफरेंट यूनियन इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों होगा भैया? मोर यूनियन इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएशन विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक सपा, एक बसपा से यूनियन जुड़े हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिप्रेजेंटिंग द सेम टाइप ऑफ वर्कर सेम है। हो सकता है मोर यूनियन सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर, सारे के सारे सभी डिफरेंट वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा? सेम ऑर्गेनाइजेशन जरूर है लेकिन इनके वर्कर अलग हैं। एक ट्रेड यूनियन ये हो गया, एक ट्रेड यूनियन इन वर्कर का अलग हो गया, इस तरीके से। तो कहाँ पर लड़ाई ज़्यादा होने की संभावना है? या फिर एक जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा, इंडस्ट्री सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम है, ट्रेड यूनियन मोर डिफरेंट हैं लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं वो सब में सेम है। तो एक यूनियन ये हो गया, एक यूनियन ये हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्यूट कम होगा, यहाँ पर डिस्प्यूट ज़्यादा होगा। तो आंसर होना चाहिए सी यहाँ पर, क्योंकि वर्कर अलग हैं तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे। रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स में कमी लाना क्या कहलाता है? अभी बताया था ना, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, राइट सीजिंग। रिट्रेंचमेंट होता है छटनी करना, ठीक है, लेबर फोर्स में कमी करना। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। और ये PDF आपको कहाँ मिलने वाली है? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका QR कोड ये रहा। तो इसको प्लीज़ स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF स्टडी मटेरियल, UPSC EPFO का मटेरियल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।